नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 124 यानी कि राजद्रोह। प्रजातंत्र में राजद्रोह शब्द अपने आप में एक सवाल है, लेकिन जब प्रजा द्वारा चुने गए उन जनप्रतिनिधियों पर राजद्रोह का केस लगे जो सरकार का हिस्सा हो, तो फिर सवाल के साथ साथ आरोप भी गंभीर हो जाते हैं। राजस्थान की राजनीति में बीते कुछ दिनों में सियासी हथकंडों का ऐसा इस्तेमाल देखा गया, जहां शह और बात के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई गई। लेकिन आज अचानक से इस सियासी संग्राम में उस वक्त संधि का संदेश दिखा जब सरकार की तरफ से राजद्रोह का केस वापस लेने की बात कोर्ट में कही गई। साथ ही भंवरलाल शर्मा, विश्वेंद्र सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत के वॉइस सैंपल की जरूरत को भी सरकार की तरफ से नकार दिया गया। तो क्या बर्फ पिघल रही है या फिर सियासी दाव पेचों पर पहले सरकार बचाना है और फिर सभी को सियासी तौर पर ठिकाने लगाना है? आज बात इसी मुद्दे पर। राजस्थान में जिस तरीके से सियासी घटनाक्रम चल रहा है, सवाल यही कि आखिर कब और कैसे ये सियासी संग्राम खत्म होगा। बिग फाइट में आज इसी मुद्दे पर बहस और इस पर बात करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी उपाध्यक्ष अलका गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद, पीसीसी उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा जी, कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी विवेक बंसल जी हमारे साथ हैं, पूर्व AAG अभिनव शर्मा और पूर्व RPS योगेंद्र जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक बंसल जी, सर चर्चा मैं आपके साथ शुरू करना चाहूंगा। बर्फ पिघल रही है? विवेक बंसल जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो सर सवाल यह है कि क्या बर्फ पिघल रही है? नहीं, किस परिप्रेक्ष्य में आप बर्फ पिघलने की बात कर रहे हैं? अगर आप बात कर रहे हैं जो बागी विधायक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि बर्फ़ पिघले ना पिघले उससे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। आज सवाल दो विचारधाराओं का है जिनमें कहीं भी कोई समानता नहीं है, और आज जिस तरीके से उनके साथ एक राजस्थान की राजनीति की एक मान मर्यादा और एक संस्कृति रही है जी, जिसमें ये आया गया राम और गया राम, में पहले भी मैंने इस बात को कहा, उसका समावेश नहीं है जी। कहीं ना कहीं आज उसको उस संस्कृति के विपरीत जो ये घटनाक्रम हुए राजनीतिक, वो कहीं ना कहीं राजस्थान के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं। राजस्थान चलिए सर, इसको छोड़ते हैं, मुद्दे पर आते हैं सर, क्योंकि आज बहुत सा घटनाक्रम हुआ है। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि पहले राजद्रोह के केस लगाए गए, आज राजद्रोह के केस वापस लेने की बात की गई। पहले वॉइस सैंपल के लिए माथापच्ची की जा रही थी, हरियाणा तक दौड़ लगाई जा रही थी। आज ये कहा गया कि वॉइस सैंपल की जरूरत नहीं है। तो पहले ये आरोप और वॉइस सैंपल की मांग सियासी फायदे के लिए की गई थी, या आज वॉइस सैंपल ना लेने की मांग और राजद्रोह का केस हटाने की मांग ये सियासी फायदा उठाने के लिए किया गया है? बहुत सीधा सवाल सर। देखिए इन दोनों में जो आप मुद्दे कह रहे हैं, राजनीतिक फायदा कोई मुद्दा नहीं था। जो एक जिस तरीके से राजनीतिक मान मर्यादाओं, जिस तरीके से खरीद फरोख्त का प्रयास किया जा रहा था जी, उसको उस पर ये हमला था, या ये कहिए कि उसे रोकने का प्रयास था। और आगे के लिए कहीं ना कहीं एक जो था, लोगों को ये पता रहे कि अगर इस तरीके के प्रयास किए जाएंगे, इस तरीके की जो राजनीतिक खरीद फरोख्त होगी, तो उसकी रोकथाम के लिए वो एक पहल थी। और आप ये कह रहे हैं कि विधायकों को ट्रेलर दिखाया गया है कि अगर गलती से कोई और गया तो फिर उसके खिलाफ भी ये सब किया जा सकता है? ट्रेलर दिखाया गया है? नहीं, ट्रेलर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस तरीके की राजनीतिक खरीद फरोख्त और जनता का जो जनमत है, जनता का जो जनादेश है,
उसके विरुद्ध अगर कोई इस प्रयास करता है उसको कोई ठेस पहुंचाने का, उसको खंडित करने का, तो उसको एक सबक उसको सिखाने का कि इस तरीके का प्रयास भविष्य में वो ना करें। ठीक है सर, मैं वापस आपके पास आऊंगा, उम्मीद करेंगे कि सबक सिखा दिया गया होगा। अभिनव जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या वाकई में राजद्रोह का केस किसी के भी खिलाफ लगाना इतना आसान है और उसको वापस लेना भी इतना आसान है? सोलंकी जी, हमने तो आपकी डिबेट से पहले ही कहा था कि ये सस्टेनेबल है ही नहीं जी। और ये किसी भी प्रकार से, एक तरह से कहा जाए कि ग्रॉस मिसयूज ऑफ पावर हम जिसे कहते हैं, हम 482 में जब जाते हैं किसी पिटीशन को क्वेश कराने के लिए, तो ये पहला ग्राउंड होता है कि जहां कोर्ट ये मानती है कि प्रोसेस का एब्यूज़ हुआ है। अब ये एफआईआर जो पूरी दर्ज हुई वो 124A के आधार पर दर्ज हुई थी, तो ये पूरी एफआईआर जो है वो अब एक क्वेश्चनेबल इशू हो गया कि क्या ये एफआईआर सस्टेन करने लायक है भी या नहीं, क्योंकि आपका संगीन आरोप तो राजद्रोह का था और आप वो राजद्रोह के आरोप को आप ही की पुलिस ने नहीं माना कि भाई आप जो उप मुख्य सचेतक हैं या जो भी लोग हैं जो एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, इतने पदेन उत्तरदायित्वों वाले लोग जिनके ऊपर गंभीर जिम्मेदारी है, वो अपनी सरकार के संबंध में एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। तो एक बहुत ही गंभीर संवैधानिक विषय था जहां संसदीय मर्यादाओं के अंदर बंधे हुए लोग एफआईआर दर्ज करवा रहे थे। ऐसे में जब एफआईआर दर्ज होती है और उसमें इतनी भारी चूक हो कि आपकी स्टेट की पुलिस खुद ये माने कि भाई ये तो राजद्रोह का मुकदमा नहीं बनता है, तो आपने फिर उस धाराओं में दर्ज क्यों कराया? सर, ये भी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एसओजी हरियाणा तक कूच कर रही थी, वो गली गली घूम रही थी वॉइस सैंपल के लिए, वो हरियाणा पुलिस से टकराती है और आज कहते हैं कि वॉइस सैंपल की जरूरत नहीं। इसका मतलब आप जो कहते हैं सीबीआई पपेट है, तो एसओजी भी पपेट है आज की तारीख में। जो एलिगेशंस लगते हैं एजेंसीज के ऊपर कि एजेंसीज का दुरुपयोग और इस्तेमाल होता है, तो ये कहीं ना कहीं देखिए पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर के जिस प्रकार से एफआईआर्स दर्ज कराई जाती हैं, उन्हीं चीज़ों को लेकर के वहाँ क्वेश्चन रेज होते हैं कोर्ट के अंदर। कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल ग्रिलिंग थी और ये आज एलिगेशन भी था कि, और ये कंटेंशन भी था कि साहब ये हमारे अगेंस्ट पॉलिटिकल ग्रिलिंग है। तो अब कोर्ट को इस चीज़ को एग्जामिन करना है। हालांकि ये बात कही जा रही है कि अब 124 से हटा दी गई है तो सेडिशन का चार्जेस रहे नहीं, एफआईआर एसओजी से ट्रांसफर हो रही है, इस कंडीशंस की वजह से पिटीशन जो है वो इन्फेक्चुअस हो जाती हैं, लेकिन कोर्ट को एग्जामिन करना पड़ेगा इन सारे इश्यूज के बाद में भी क्या है। योगेंद्र जोशी जी, जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ सर, राजद्रोह का केस लगा, फिर एसओजी हरियाणा तक कूच कर रही है, दिल्ली तक कूच कर रही है, खाली हाथ वापस आ रही है और अब वो कह रही है कि ना तो वॉइस सैंपल चाहिए हमें और ना ही राजद्रोह का केस है। तो आप मान रहे हैं कि सरकारी एजेंसी को हाथ में लेकर उनका इस्तेमाल सियासी तौर पर किया गया और अब लगा कि इस तरीके से अगर सियासी तौर पर फायदा नहीं हो रहा तो चलिए ठीक है हम वापस आ जाएं, या फिर आपको ये लगता है कि कदम इसलिए उठाया गया कि कहीं ये पूरा केस एनआईए के हाथ में ना चला जाए, सेंट्रल एजेंसी के हाथ में ना चला जाए, केंद्र के हाथ में ना चला जाए, इसलिए विड्रॉ किए गए? बिल्कुल विजेंद्र जी, आपने सही एनालिसिस किया है। धारा 124A तो पहले भी नहीं बनती थी, आज भी नहीं बनती है और उसके इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है इसमें। ये मैं आपको बता दूं कि चाहे ये कैसे भी सोचते हो, जिस व्यक्ति ने 124A का मुकदमा दर्ज किया है जी, उस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 166 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होता है, उसको 1 साल की सजा है। और अगर उसने इस प्रकार के चीज़ों का इस्तेमाल किया है जिससे उन तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ के उसमें लिखा है, तो उसके खिलाफ 166A और B की कार्रवाई होती है। ये होनी चाहिए जी। मैं सोच रहा हूं कि हमारी एसओजी के अंदर जो वर्तमान में जो वहाँ के अधिकारी हैं जिसने उस एफआईआर पे दस्तखत किए हैं, मैं तो ताज्जुब करता हूं कि ये राजनीतिक पार्टियों के एक नुमाइंदे बन के रह गए और इन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई की है जी। इसके अंदर मैं बता देता हूं आपको कि चाहे एनआईए की वजह से भेजा हो चाहे कैसे भी, ये पीसी एक्ट का भी केस नहीं बनता है। आप कहां भेजेंगे? पीसी एक्ट का केस नरसिम्हा राव के समय में जो धाराएं थी पीसी एक्ट की, वो 13(1)(b) और इस तरह से उसके अंदर 2, 3 2 पीसी एक्ट ये थे जब नरसिम्हा राव के समय में ये कार्रवाइयां की गई। 26 जुलाई 2018 को ये खत्म कर दिया गया है ये भी। अब धारा 7 के अंदर ये है जो हम ये कह सकते हैं कि अगर भ्रष्टाचार, कैसा भ्रष्टाचार जो पब्लिक के अंदर है, जैसे आज वो एडिशनल एसपी पकड़े गए, इस प्रकार के भ्रष्टाचार से संबंधित है। ये जो कार्रवाई हुई है ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(1) उसके अंतर्गत ये कार्रवाई हुई है, इससे ज्यादा कोई कार्रवाई नहीं है। और इसके अंतर्गत आईपीसी की धारा 171(e) के अंतर्गत
ये लागू होता है, जिसमें 1 साल की सजा है, नॉन कॉग्निजेबल है, और इसके अंदर जमानत हो जाती है, और 155 सीआरपीसी के अंतर्गत इसका प्रोसीजर लिखा हुआ है। अब मुझे बता दीजिए कि अगर ये चीज जो मैं एक एडिशनल एसपी रहा हूं, मैं समझता हूं, और बड़े बड़े अधिकारी जो है इस चीज की अवहेलना कर रहे हैं, तो आम जनता के साथ क्या होता होगा और क्या होता होगा और होगा, अब देख लीजिए आप, जिस तरह की स्थिति है। इसका मतलब यह है राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को निपटाने के लिए ये इस प्रकार की हरकतें करते हैं। ठीक है, ये इनके लिए अर्चना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। अर्चना जी, 2 दिन पहले तक मुझे याद है बाकायदा, या 2 दिन नहीं, मैं 5 दिन पहले क्या चला जाता हूं, 5 दिन पहले तक बार बार यह कहा जा रहा था कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का इस्तीफा लिया जाए, इस्तीफा लिया जाए। अब तो मैम वही सैंपल लेने से ही मना कर रहे हैं कि वही सैंपल की जरूरत ही नहीं। देखिए विजेंद्र जी, हम सबको समझना पड़ेगा कि ये एक चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र था जिसका पर्दाफाश हुआ है। इसमें एक एंटिटी तो है सरकार, दूसरी एंटिटी है वो षड्यंत्रकारी जो सरकार गिराना चाहते हैं यानी भाजपा के लोग, और तीसरी जो एंटिटी है वो जांच एजेंसी जो निष्पक्ष है। और जो हमारे साथी कह रहे थे कि साहब वो पपेट है सीबीआई जिसके लिए कहा था, वैसा ही इसके लिए भी माना जाए। मैं कहती हूँ इसके विपरीत है। इसको इस परिदृश्य से देखिए कि अगर जांच एजेंसीज पर दबाव होता तो जांच एजेंसी इस तरह से अब अपने इसको वापस नहीं लेती 124A को, यानी वो निष्पक्ष रूप से इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, वो किसी के दबाव में काम नहीं कर रहे। ये एक उदाहरण है इस स्वरूप में। मैं आपको याद दिला दूं कि पिछली सरकार में जो बीजेपी की थी, उसमें आनंदपाल एनकाउंटर में जिन लोगों को कमिटमेंट किया सरकार ने कि सीबीआई जांच में आपके साथ निष्पक्षता के साथ काम होगा, आज वही लोग मान रहे हैं कि उनके ऊपर उल्टे केसेस दर्ज हो गए। डेल्टा मेघवाल कांड आपको ध्यान होगा कि जब वहाँ कमिटमेंट किया गया कि इसकी सीबीआई जांच होगी और लोकल पुलिस से चार्जशीट प्रस्तुत करवा दी। वर्तमान में आते हैं ना, वर्तमान में आते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि 5 दिन पहले का परिदृश्य मैं बता रहा हूं। कहा जा रहा था कि केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा मांगा जाए, अब ये कहा जा रहा है कि उनका वही सैंपल लेने की जरूरत नहीं। मैं तो पॉलिटिकल वर्सेस एजेंसीज के बयान आपको बता रहा हूं। एजेंसी कह रही है जरूरत नहीं, पॉलिटिकल वेंडेटा में बयान दिया गया कि उनके इस्तीफे ले लिए जाए। नहीं, एजेंसी क्या कह रही है वो एजेंसी का जुरिस्डिक्शन है, लेकिन हमारा मानना है कि केंद्रीय मंत्री की कंस्पिरेसी में सबसे बड़ी भूमिका है। वो टेप में हमारे एक पार्टी के विधायक जिन पर कार्रवाई हुई है उनके साथ मिलकर के और चुनी हुई सरकार को टॉपल करने के षड्यंत्र। सरकार कोर्ट में क्यों कह रही है कि हमें वही सैंपल की जरूरत नहीं है? ना तो हमें भंवरलाल जी का चाहिए, ना विश्वेंद्र जी का चाहिए, ना गजेंद्र जी का, तीनों का ही सैंपल नहीं चाहिए हमें। देखिए जांच एजेंसी, मैंने कहा ना, वो एक अलग एंटिटी है, उसकी जुरिस्डिक्शन अलग है, उस पर कोई दबाव नहीं है सरकार का। वो अपने स्तर पर निर्णय ले रहे हैं और निर्णय ले रहे हैं तो वो उनका कह सकते हैं क्षेत्राधिकार है। तो इससे तो समझ जाए कि राजस्थान सरकार किसी भी इंस्टीट्यूशन पर कोई दबाव बनाकर किसी प्रकार का काम नहीं करती है। इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस कायम है यहाँ पर, तो इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए बनिस्बत ये कह करके कि साहब जांच एजेंसी पहले दबाव में काम कर रही थी, अब जांच एजेंसी ने यू टर्न ले लिया। ये ऐसा नहीं है। जांच एजेंसी अपने स्तर पर अपनी सोच के हिसाब से काम करती है, यानी राजस्थान में सरकार के दबाव से मुक्त है जो भाजपा आरोप लगा रही थी। ठीक है मैम, बीजेपी से ही पूछ लेते हैं। अलका जी हमारे साथ है। अलका जी, आपको डिबेट में मैंने इसलिए लेट इंट्रोड्यूस किया क्योंकि जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है उसमें भी आप फ्रंट फुट पर नहीं आ रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कि आप क्या किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जो पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या आपको ये लगता है कि एजेंसीज का इस्तेमाल पहले किया गया प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए कि चलिए सबके ऊपर इतना प्रेशर बनाते हैं कि टूट जाए, फिर लगा कि नहीं टूट नहीं रहे, गतिरोध डेडलॉक बना हुआ है, तो फिर राजद्रोह का केस वापस ले लिया, उधर से वही सैंपल के लिए इनकार कर दिया कि चलिए हम भी थोड़ा से 4 कदम आगे चलते हैं, आप भी 4 कदम इधर आ जाइए? देखिए विजेंद्र जी, अगर ये कोर्ट में नहीं जाता मामला, इनको पता था कि एनआईए में जाएगा या आगे जाएगा तो क्वैश होना है ये मामला, क्योंकि इनके पास कोई आधार ही नहीं था। राजद्रोह किस पे लगा रहे हैं आप? अपने पार्टी के अध्यक्ष पर, अपने उन विधायकों पर जो आपके सिंबल पे चुनाव जीत कर आए। पूरी तौर पे ये देखा जाए तो सत्ता का दुरुपयोग था। ये देखिए, मैंने आपकी बात शांति से सुनी, आपकी बात में कोई तथ्य नहीं था अर्चना जी, मैंने आपकी बात सुनी। आप सुनने का आप गलत का मामला रखिए, सुनने का मामला रखिए। आपकी काटिए ना, आपके पास तथ्य हो तो आप काटिए।
एक्चुअली इनके पास इन्होंने अपना पॉलिटिकल वेंडेटा सिद्ध करने के लिए एसओजी का दुरुपयोग किया। केस इन्होंने किया, मानेसर में जाकर वो लोग बैठे रहे, टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग किया, राजस्थान की जनता के पैसे का दुरुपयोग किया, और अब ये कह रहे हैं कि स्वतंत्र एजेंसी है। तो क्या इस एडिशन का केस आपने इसलिए लगाया था ताकि बैठे रहे, ये आप दिखा सके देखो हमारे राज्य में सब अपना काम आराम से करते हैं। ठीक है अलका जी, अलका जी मैम लड़िए नहीं। अर्चना जी, अर्चना जी आपके पास मैं वापस आऊंगा, लेकिन अलका जी मेरा सवाल आपसे ये है, अलका जी मेरा सवाल आपसे ये है मैम कि अगर राजद्रोह का केस वापस हो रहा है, वो इस सैंपल से मना किया जा रहा है, तो जिस तरीके से योगेंद्र जी ने बताया कि जिन्होंने इन चीजों को अंकित किया है आप उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं और उसमें भी सजा है, तो क्या ये करेंगे आप? क्या बीजेपी ये करेगी? देखिए निश्चित रूप से कानून को अपना काम करना चाहिए, ये काम कानून का है। ये भारतीय जनता पार्टी तो इस पूरे सिनेरियो में ही कहीं नहीं थी, लेकिन जैसा कि इनकी आदत है, इन पे कोई भी परेशानी है तो कांग्रेस जब भी संकट में आती है वो भाजपा पर आरोप लगाती है। इनके अध्यक्ष चले गए, यूथ अध्यक्ष चले गए, सेवा दल अध्यक्ष चले गए, सब चले गए, तो हमारा क्या लेना देना। और अब ये जो केस काम कर रहे हैं, जैसा कि योगेंद्र जी ने कहा है कि ये केस बनता है, निश्चित रूप से बनता है। पीसी एक्ट का ये कोई मामला नहीं है और पीसी एक्ट में ये आ भी नहीं सकता। निश्चित रूप से जिस व्यक्ति ने ये केस दर्ज किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और ये कानून का काम है, भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति भी नहीं करती, हम शुचिता की राजनीति में विश्वास करते हैं। हम पूरे सिनेरियो में कहीं भी नहीं थे, लेकिन ये बार बार इस चीज को डाल रहे हैं और ये कानून का काम है। मैं दोनों को मैं रोक रहा हूँ। अभिनव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैम रुक जाइए, दोनों रुक जाइए प्लीज। अभिनव जी हमारे यहाँ चोर दरवाजा होता ही नहीं है, ये कांग्रेस का काम है। सारे दरवाजे कांग्रेस ही बनाती है और उससे कांग्रेस ही निकलते हैं और दूसरी इस सारी घटना को देखने का एक दूसरा पहलू भी है विजेंद्र। जो अर्चना जी बात कह रही है ना, क्या ये क्यों मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी ने इसका दुरुपयोग किया? उनका स्टैंड जो है अपनी तरफ से, मैं उस बात पे आना चाहता हूं और विशेषकर इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षण करते हुए ये बात कहना चाहता हूं क्योंकि स्टेट के जो डीजीपी हैं इस वक्त डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, उनके लिए माना जाता है बहुत निष्पक्ष रूप से और डेड ऑनेस्ट तरीके से वो काम करते हैं। तो जब 124 बनता हुआ पाया ही नहीं गया तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी एंगल पे पुलिस ने भी हो सकता है कि अपने पॉलिटिकल प्रेशर को शट ऑफ करके स्पेसिफिक रूप से कहा होगा कि हम इस चीज़ को नहीं कर सकते, जो गले उतरने वाले काम नहीं है वो नहीं करेंगे। एक फरियादी आता है, फरियादी अपनी फरियाद लिख करके लेकर के आता है, उसमें पूरी धाराएं इंगित करते हुए कि ये मेरी एफआईआर है, और अक्षरशः उस एफआईआर को दर्ज करने के लिए पुलिस बाउंड होती है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। अब वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जांच करी, देखा, और उसके बाद जब हाईएस्ट हायरार्की पे इस चीज़ का एनालिसिस हुआ, उन्होंने कहा भाई देखिए बनता नहीं, उस चीज़ को हम नहीं मानेंगे, और पुलिस ने नहीं माना। तो ये क्यों मान लिया जाए कि पुलिस ने गलत आरोप लगाए गए हैं? देखिए वो जहां वो निष्पक्षता की बात करते हैं, कहीं ना कहीं जब आप प्रोसेस में पॉलिटिकल चीजें इन्वॉल्व होती है तो उस पर आशंका तो होती है। आपकी बात को मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल का और जवाब आपसे चाहता हूं। अगर इस पूरे प्रोसेस के अंदर ये मान लिया जाए कि ये माना गया कि ठीक है 124A का केस नहीं बनता है, वही सैंपल की जरूरत नहीं है, तो फिर एसओजी वही सैंपल के लिए क्यों हरियाणा बार बार चक्कर लगा रही थी, दिल्ली चक्कर लगा रही थी? प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, और उस वक्त बिना वही सैंपल के एहसास हुआ कि चलिए अब अचानक से हमें जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये मैं यही चीज आपको कह रहा हूं ना कि ये जो आपकी इन्वेस्टिगेशन की काम की तरीका है वो क्वेश्चन मार्क है, और इसीलिए तो हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन है और वहां उनका ग्राउंड यही है, आज का प्लीडिंग्स यही है, उनका कंटेंशन यही है। तो इसी चीज के ऊपर तो आपके सारे सवाल जो है वो क्वेश्चन मार्क मार करके खड़े हुए हैं। हाँ निश्चित तौर पर जैसा अभी आपके यहाँ मैडम कह रही थी, बीजेपी की तरफ से जो बोल रही हैं, उन्होंने बिल्कुल कहा कि भाई आपने इसलिए शायद किया ये सारा एजेंडा प्रोपेगेंडा कि हम बता सके कि हमारी इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज जो है वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि आरोप लग रहा है कि आपने उसका मिसयूज किया। तो अब ये देखिए ये तो सारी चीजें कोर्ट के दायरे के बीच में है। ठीक है, छोड़ देते हैं। विवेक बंसल जी, उस चीज पे विवेक बंसल जी, सर अभी तक ये मानकर चला जा रहा था कि राजद्रोह के केस हैं, तो अब कैसे आपके विधायक जयपुर में या राजस्थान में एंट्री करेंगे? राजद्रोह के केस में तो आते ही पकड़ लेंगे, जमानत भी नहीं होती है, लेकिन अब राजद्रोह का केस तो हट रहा है, अब किसी को ये टेंशन भी नहीं कि भाई उनको वही सैंपल देना है। देखिए तो मान लें कि वो आ जाएंगे, देखिए तो ठीक है, तो देखिए तो वो तो बहुत अच्छी बात है। हम तो अब आप कह रहे हैं कि वो आ जाएंगे, आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, पर लेकिन वो जिनके चंगुल में है वो उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है, और वो
मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से यहाँ आएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जनता जिस तरीके से आक्रोशित है उनके इस राजनीतिक तो चंगुल में कहां से हुए, हम बात ही नहीं करने देते, हमारी चंगुल में होते तो। देखिए आप वो चिदम्बरम जी की बात तो वो जाने, डीसी में कहा है उन्होंने, आपके कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही है, सरकार कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात की है। हम किसी को चंगुलों में नहीं रखते हैं, हम विचारधारा की राजनीति करते हैं। रुकिए, क्योंकि लाइव व्यू पर सब जुड़े हुए, 6 से 7 सेकंड का डिले होगा, मिसकम्युनिकेशन क्रिएट होगा, रुक जाइए सब। विवेक बंसल जी, सर ये तो यहाँ पर भी कई नेताओं ने बयान दिए, रणदीप सुरजेवाला जी ने भी बयान दिया था, अभी अजय माकन जी ने भी बयान दिया था, अविनाश जी ने भी बयान दिया था कि हाँ उनसे बातचीत हो रही है और बातचीत होगी। अगर बातचीत हो रही है तो चंगुल कहां से सर? चंगुल कहां से आ गया? देखिए सुन लीजिए, मैंने उसी की आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूं। शुरुआत में जरूर उनके फोन वगैरह खुले हुए थे और उनसे बातचीत हुई थी, प्रयास हुआ था, पर जब इन लोगों को ये महसूस हुआ कि कहीं वो डगमगा रहे हैं तो उनके ट्विटर अकाउंट वगैरह सब जो थे वो सीज कर दिए गए और सब उनके मोबाइल पे वो फिर उपलब्ध नहीं हुए। ये ट्विटर अकाउंट पे तो अभी तक सचिन पायलट एक्टिव है सर। कोई कुछ कहे, देखिए आपको ये तो विवेक जी ट्विटर अकाउंट पे तो सचिन पायलट एक्टिव है सर। सचिन पायलट की बात नहीं कर रहा हूँ, सचिन पायलट के साथ एक्टिव है, वेद प्रकाश सोलंकी एक्टिव है, सारे विश्वेंद्र जी एक्टिव है, विश्वेंद्र जी एक्टिव है, सचिन पायलट बीच में इन लोगों के काम हम नहीं करते, कर लिए गए थे। ये सारा काम आप लोगों के जिम्मे है, हम लोग नहीं करते। और देखिए आज, अच्छा छोड़िए, ठीक है, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है। अच्छा विवेक जी जैसलमेर है क्या? आप लोग बौखला जाएंगे कि दिया जाएगा कि उम्मीद नहीं थी हम लोग। उसी दिन होने दे। जी हाँ, मैं जैसलमेर, विवेक जी जैसलमेर में है सर, राजधानी से ज्यादा दूर अजीब महसूस तो नहीं हो रहा? पर्दाफाश हो गया, जिनकी कलें खुल गई वो बौखला गए। ठीक है, मुझे मैं माफी के साथ मैं रोकूंगा क्योंकि मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। विवेक जी, राजधानी से दूर विधायक और मंत्री जो वहां ठहरे हुए हैं असहज महसूस तो नहीं कर रहे? जी देखिए, बहुत अच्छे ढंग से कार्य भी चल रहा है, जो सरकार का कार्य चलना चाहिए उसको सुचारू रूप से और सब स्वच्छंद रूप से, यहाँ सब एक जिसे कहते हैं, आपने रक्षाबंधन का पर्व देखा, बारिश नहीं हुई है, पानी और हैंडपंप की बहुत समस्या है। फाइनल कमेंट की तरफ मुझे जाना है, छोड़ दीजिए। विवेक जी ठीक है, मैम प्लीज मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है। विवेक जी फाइनल सवाल मैं आपसे कर रहा हूं सर, अब ये पूरा सिनेरियो समझ में आ गया होगा, मैम प्लीज, अब ये विवेक जी पूरा सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि बर्फ पिघल रही है। अब आप उसका जवाब सही तरीके से मुझे लगता है दे पाएंगे। सर क्या बर्फ पिघल रही है? देखिए आपने खुद ही कहा ना बर्फ पिघल, देखिए मैं ये कहूं कि बर्फ पिघल रही है या कहीं ना कहीं पश्चाताप उन विधायकों में है, ये कहीं उसमें कुछ सत्यता हो सकती है जी, पर लेकिन हमारा जो स्टैंड बहुत स्पष्ट है, पक्ष जो बहुत स्पष्ट है, उसमें यह है कि अगर हमारा केंद्रीय नेतृत्व से वो ईमानदारी से माफ़ी मांगेंगे कि गलती हुई है तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है, बशर्ते साफ मन से आए और साफ मन से, और जो नेतृत्व हमारा जो निर्णय लेगा, अगर नेतृत्व में योगेंद्र जोशी जी इनसे आगे क्या हो सकता है सर, बहुत कम शब्दों में योगेंद्र जी। देखिए दो चीजें बता रहा हूं, जैसे ही ये मामला सुनने में आया कि एनआईए ले सकता है जी, तो इनके दिमाग में आया कि गलत नहीं हो जाए। जब उच्च न्यायालय में चला गया तो 124 के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो जाए, अन्यथा उसको खत्म करते ही और माननीय न्यायालय 166 की कार्रवाई करता तो ये जो बैठे हुए ना ऊंचे ऊंचे पदों पर जी, खाकी वर्दी पहने तमगे लगा करके, इनका काम वहां निमट जाता। तो इससे पहले कि ये दोनों चीजें हावी ना हो, इन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया और इस प्रकार की कार्रवाई से विड्रॉ कर चुके। ये अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि दूसरों को सरेंडर कराने के लिए 124A लगाई, वो नहीं किए तो खुद 124A पे सरेंडर हो गए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ये सरेंडर है, और अगर ये इसके ऊपर लागू रहते और ये माननीय उच्च न्यायालय में चला जाता जैसे गया है और डिस्कशन हो जाता, तो एफआईआर के अंदर ऐसे तथ्य नहीं है जो 124A लगा दो आप। 124A के अंदर सरकार
मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल सरकार है ही नहीं। सरकार वो है जो आदेश देते हैं और उसकी अवहेलना कोई करता है जी। या तो चिन्हों से, बोल के या बल प्रयोग करके अगर उस सरकार को गिराता है। ये सरकार के गिराने के तथ्य नहीं है। अभिनव जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, इस केस में आगे क्या हो सकता है? जो किया वो बहुत अच्छा किया, जिस हद तक किया उतना ठीक अच्छा, इसको देर है दुरुस्त का है या जल्दी में दुरुस्त का है? विजेंद्र, मैं कुछ कमेंट इस स्टेज पे नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अलका जी, आपको लगता है यहाँ से राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हो गया? देखिए, अभी तक तो कोर्ट ही खेल रहे थे। देखिए, अब इनका खेल कहाँ तक चलेगा हमें समझ में नहीं आ रहा है। राजनीति को इन्होंने एक खिलौना समझ लिया है, जबकि जनता परेशान है। राजस्थान की जनता देख रही है कि इन्होंने डे 1 से जो कुर्सी गेम चालू किया था, वो गेम अभी तक चल रहा है। मैं आपको वैसे रिमाइंड कर रहा हूँ, एमपी के अंदर जब ये खेल बीजेपी कर रही थी ना, और मानेसर के अंदर सबको रखा गया था, उस दौरान भी कोरोना ही फैला हुआ था। नहीं, एमपी के अंदर भी बीजेपी ने कोई खेल नहीं किया। विचारधारा इनकी वहाँ देखिए, वहाँ बिल्कुल वर्टिकल स्प्लिट थी, वहाँ स्प्लिट हुआ है, और यहाँ भी हालत ये है कि अच्छा, गोवा में क्या हुआ मैम? फिर अगर वहाँ स्प्लिट हुआ तो गोवा में क्या हुआ? इनका पूरा संगठन इकट्ठा होकर अगर हम एक तरफ चला जाता है, हमारा कोई लेना देना नहीं। बार बार हमको क्यों ये बीच में घुसाते हैं, समझ में नहीं आता। इनका पूरा संगठन एक तरफ। अच्छा, मतलब अगर कोई बीजेपी में आ रहा है तो वो अपनी मर्जी से आ रहा है, अगर कांग्रेस में जा रहा है तो फिर दबाव है। आपका कहने का मतलब सिर्फ इतना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई किसी दूसरी विचारधारा को एक्सेप्ट करता है तो ये उसका पर्सनल डिसीजन है। ठीक है, हमारे अर्चना देश का कानून इसकी अर्चना जी, परमिशन आप देता है। क्योंकि पीसीसी उपाध्यक्ष भी हैं, दफ्तर में रहती हैं, इंटरनल चीजें होंगी मैम, क्या ऐसा लग रहा है कि जो पुराने दिन है लौट आएंगे? देखिए विजेंद्र जी, सभी चाहते हैं कि कांग्रेस एकजुट रहे, और भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस के या अन्य पार्टियों की सरकारों को गिराने का षड्यंत्र रचती रही है, जब से सत्ता में आए, वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि देश का लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। और इनके नेता जो एंडोर्स करते हैं यहाँ टीवी चैनल्स पर आकर के, और ये कहते हैं हमारे चुनाव में होते तो ऐसा नहीं होता, यानी ये मानते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा जाल बिछा रखा है, विचारधाराओं से भीतर जाकर के इनकी विचारधारा डायल्यूट हो चुकी है। अर्चना जी, अगर मैं गलत नहीं तो 2000 अभी जो इलेक्शन गया 19 का, उसमें बाकायदा लिखा गया था कि राजद्रोह को हटा देंगे, शब्द ही हटा देंगे, इसको ही हटा देंगे। मैम, केस में से तो हटा दिया है, माने कि राजस्थान से भी हटा देंगे? तो एक भी वादा ये पूरा कर ही नहीं पाए हैं। बहुत लंबे वादे इन्होंने अभी सत्ता में काबिज केंद्र में, उनसे कहिए ना कि क्यों नहीं हटाते। 6 साल हो गए इनको, पार्लियामेंट में क्यों नहीं चर्चा करते? घोषणा पत्र में था अर्चना जी, घोषणा पत्र तो पढ़ लीजिए अपना, आपके घोषणा पत्र में था। करते हैं, आपको पता है ना, आपके घोषणा पत्र में था, घोषणा पत्र पढ़ा करिए। चलिए मैम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवेक जी जैसलमेर से आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया सर। मैंने सुना टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ, अंदर टेम्परेचर कंट्रोल रहे, बस इतना होना चाहिए। योगेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, अभिनव जी आपका भी शुक्रिया, और अलका जी आपका भी शुक्रिया। देखिए, राजस्थान की सियासत में अभी और बहुत से रंग हैं जो देखने बाकी है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।